म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होते क्या है? सर, आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए? एज एन इन्वेस्टर आपका बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य है कि मुझे बेंचमार्क को बीट करना है। पहले आपको गलती अवॉइड करनी राइट। है। एक बार आपने गलतियां अवॉइड कर हम्म। ली तो फिर हाफ द बैटल इज वन। हम्म। तो आपको गलती अवॉइड करने का मैं तरीका बता सकता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि अक्रॉस ऑल फंड्स आपकी कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 40-50% रहे, लेकिन म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस। हमें बहुत मज़ा आएगा ये जानने में कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं, बिकॉज एज वी स्टैंड टुडे इन 2024 बहुत अच्छा कैपिटल इनफ्लो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है एंड पीपल आर एंजॉइंग द रिटर्न्स आल्सो इन म्यूचुअल फंड्स एंड कुड बी इन 10 years टाइम कि बहुत लोगों का वेल्थ क्रिएशन इसके थ्रू हो। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। सो देयर इज नो अदर बेटर पर्सन देन यू टू टेल अस अबाउट दिस। सो सर, टू बिगिन विथ, म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होते क्या है? देखिए, म्यूचुअल फंड एक पूल्ड एसेट क्लास है, जिसमें कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप 30, 40, 50 स्टॉक्स खुद से नहीं ले सकते हैं। करेक्ट। और अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है तो आप उसको फ्रैक्शनल लेवल पे आप स्टॉक्स नहीं ले सकते, राइट। 30, 40, 50 स्टॉक्स। लेकिन अगर आप वही 5,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड और भी लोगों से मनी कलेक्ट करके एक बड़ा कॉर्पस बन जाता है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन 30, 40, 50 स्टॉक्स। तो अगर आप लिमिटेड पैसे से भी अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए और प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए तो म्यूचुअल फंड एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। करेक्ट। तो सर, एक स्टॉक में मैक्सिमम होल्डिंग म्यूचुअल फंड कितनी ले सकता है? देखिए, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ओके। लेकिन दो तीन चीज़ों पे फर्क डिपेंड करता है। एक तो आपकी फंड की कैटेगरी क्या है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, ओके। स्मॉल कैप। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं तो आपका ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाते हैं। अगर आप लार्ज कैप के कैटेगरी में हैं तो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाते हैं। राइट। सिमिलरली अगर फंड साइज छोटा है, अगर 1,000 करोड़ का एयूएम है वर्सेस 10,000 करोड़ का एयूएम राइट। है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। ओके। लेकिन रेगुलेशन वाइज कोई लिमिट या कोई उस पे पाबंदी नहीं है। ओके। सो से फॉर एग्जांपल सर, अगर लार्ज कैप की ही बात करें तो लार्ज कैप में एक सही डाइवर्सिफिकेशन के लिए कितने स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो तो आप उसको एप्ट मानते हो? देखिए, लार्ज कैप में 30 to 40 के अबव कोई 30, ओके। 40 के अराउंड में डाइवर्सिफिकेशन आ जाए, क्योंकि लार्ज कैप में जो है फर्स्ट 100 स्टॉक्स होते हैं, ओके। तो उसमें आपको 30, 40 स्टॉक्स में भी आपको इनफ डाइवर्सिफिकेशन आ ओके। सकती है। लेकिन स्मॉल कैप में वही फिर बड़ा हो जाता है। तो और सर, जैसे लार्ज कैप में आपने कहा कि सिलेक्शन पहले 100 कंपनीज में से होता है, तो ऐसे ही सर मिड कैप और स्मॉल कैप में वो सिलेक्शन कैसे होता है? मिड कैप में तो फर्स्ट 100 कंपनीज जो मार्केट कैप के बेसिस पे वो लार्ज कैप्स होते ओके। हैं। 100 फर्स्ट कंपनी टू 250th कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में मिड कैप कैटेगरी करेक्ट। हो गई। और 250th के नीचे हम्म। जितने भी कंपनीज हैं लिस्टेड इंडिया में, वो सारे इसके सारे स्मॉल कैप में क्लासीफाई हो ओके। तो स्मॉल कैप कोई म्यूचुअल फंड होता है, उसके पास एक ज़्यादा ऑप्शंस है टू इन्वेस्ट। जाते हैं, ज़्यादा चॉइस होती है। ओके। एंड सर, यही सेम चीज़ अभी ईटीएफ एज अ प्रोडक्ट भी बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, लोग ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलरली। तो एक म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या डिफरेंस हो जाता है? देखिए, ईटीएफ जो है एक इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे स्मॉल कैप में भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, या मिड कैप में निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, ओके। ये दो इंडाइसेस हैं। तो तो कोई भी पैसिव फंड जो है, ईटीएफ हो गया या इंडेक्स फंड हो गया, वो आपको वो इंडेक्स को फॉलो करेगा। तो वो इंडेक्स अगर बोल रहा है कि कंपनी ए में 5% वेटेज, कंपनी बी में 4% वेटेज, तो वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। करेक्ट। और जो एक्टिव फंड्स हैं, जैसे आपने फंड मैनेजर को दिया और कोई एक्टिव फंड में, तो वो 5% की जगह हो सकता है उसमें वो 10% रखना चाहे Correct. उसी कंपनी में, या 0 रखना चाहे। तो वो एक एक्टिव कॉल लेता है बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स कि भाई मुझे लगता है ये कंपनी अगले 2 साल में या 3 साल में ज़्यादा अच्छा करेगी, तो मैं उसमें ज़्यादा वेटेज रखूंगा, राइट। भले ही वो इंडेक्स में हो चाहे ना हो। करेक्ट। तो हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स में पोटेंशियल ज़्यादा है Okay. परफॉर्म करने की, क्योंकि आपके पास चॉइस ज़्यादा रहती है। Right. लेकिन ये फ़र्क जो है, बेसिक फ़र्क ये है। ओके। सर, बहुत यूएस में एक डिबेट चल रहा है आज के टाइम पे कि पैसिव फंड मैनेजर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिव फंड मैनेजर्स से, और उनका रिटर्न्स बेटर है, और एक्टिव फंड मैनेजर्स इतना अच्छा परफॉर्म करके अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे। इंडिया में भी वो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि अभी भी इंडिया में नहीं फंड मैनेजर बीट कर पाते इजीली।
देखिए लार्ज कैप में थोड़ा बीट करना मुश्किल होता है राइट। और मुश्किल हो रहा है पिछले कुछ सालों से। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में जैसा कि मैंने बोला हम्म। या थीमेटिक फंड्स में हम्म। बोला कि अगर मान लीजिए बैंकिंग फंड हो या फार्मा फंड हो या कंज्यूमर फंड हो, वहाँ हम बेंचमार्क को एक्टिव फंड्स अच्छे से बीट कर पाते हैं। राइट। दूसरा जो डिफरेंस है इंडिया में और यूएस में। डेवलप्ड मार्केट्स में जैसे यूएस है, कि हमारी अभी भी इकॉनमी ग्रो कर रही है और नए नए सेगमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं। करेक्ट। तो इसमें जो है पैसिव फंड थोड़ा एक या दो कदम पीछे रहते हैं ओके। एक्टिव फंड से। तो पोटेंशियल है उसमें, उसके बाद भी अगर फंड मैनेजर को अच्छा काम करना पड़ेगा तभी वो बीट कर सकता है। राइट। लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा है कि इंडिया जैसी कंट्री में स्मॉल एंड मिड कैप में एक्टिव फंड पैसिव को बीट कर पाएगा। राइट। लार्ज कैप में फिर भी मुश्किल है। लेकिन आजकल और भी काफ़ी इनोवेटिव पैसिव फंड्स आ गए हैं ऑन स्मार्ट बीटा, जो कि इन सबको इट कट्स अक्रॉस एवरीथिंग एंड ओनली वर्क्स ऑन वन और टू पैरामीटर्स, वो भी काफ़ी पॉपुलर राइट। हो रही टाटा हैज आल्सो रिसेंटली लॉन्च इसके बारे में। है। सर, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनीज हम बाई करते हैं, तो हम लोग शेयर प्राइस देखते हैं और देखते हैं कि महंगा है सस्ता है, उस हिसाब से डालते हैं। वैसे ही जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एक इन्वेस्टर को क्या चीज़ देखनी चाहिए, और वो जैसे एनएवी बोलते हैं उसको उसको कैसे देखना चाहिए, और वो कैसे कैलकुलेट होता है? थोड़ा आप डिटेल में हमको इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि 1000 रुपये का एनएवी है तो महंगा है म्यूचुअल फंड, 10 रुपये का एनएवी है तो लोगों को लगता है सस्ता है। बट आई एम श्योर कि जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस देख के ऐसे नहीं अज्यूम करना चाहिए, वैसे यहाँ पे भी नहीं करते होंगे वो। तो उसका सर क्या एग्जैक्टली रैशनल और वो कैसे कैलकुलेट होता है? हाँ, यहाँ पे तो एनएवी देख के बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनएवी एक आपकी जो है क्यूमुलेटिव वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो सपोज़ आपने इनिशियल पूल लगाया, आपने सपोज़ अपना से 1 लाख रुपीज़ लगाया, वो करीबन 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ, सबके राइट। सारे के। और वो 30 स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिया 20% का। ओके। तो आपको बस एक इनिशियल वैल्यू जो है आपको 10 रुपीज़ सेट होती है, 10 रुपीज़ पार वैल्यू, फेस वैल्यू। लेकिन आपको 20% उन 30 स्टॉक्स ने रिटर्न करके दिया, तो वो जो आपकी 1 लाख की वैल्यू थी वो 1,20,000 हो गई। करेक्ट। तो आपकी जो एनएवी थी वो 10 रुपीज़ की 12 हो गई। करेक्ट। तो जो सम टोटल ऑफ ऑल दी मार्केट वैल्यूज, सपोज इस फंड ने 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, वो 30 स्टॉक्स की जो होल्डिंग थी उसकी जो मार्केट वैल्यू निकली डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो आपकी एनएवी बन जाती है। राइट। एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब केवल आपका कंट्रीब्यूशन नहीं, जो बाकी इन्वेस्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया था उन सब का अगर मैं कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूँ तो एक एनएवी निकलती है। राइट। तो एक तरीके से बुक वैल्यू समझ लीजिए, उस तरीके से अगर समझना चाहें तो ये एक आपकी वर्थ हुई आपके यूनिट की। ओके। तो 10 रुपीज़ हो या 20 रुपीज़ हो, 30 रुपीज़ हो, आप जिस तब जब जगह एंटर कर रहे हैं, कभी कभी ये भी होता है कि आप पुराने फंड में एंटर करेंगे तो आप 30 रुपीज़ पे या 40 या 1000 रुपीज़ पे भी एंटर कर सकते हैं, जो 15-20 साल पुरानी फंड्स हैं। लेकिन उससे आपको फ्यूचर रिटर्न्स का कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है। राइट। वो 1000 रुपीज़ भी अगर आपने एनएवी पे इन्वेस्ट किया तो वो भी 1200 हो सकता है। करेक्ट। आपकी 10 रुपीज़ वाली भी 12 हो सकती है, 1000 वाली भी 1200 हो सकती है। तो रिटर्न उतना ही रहेगा, रिटर्न 20% ही रहेगा। राइट। और सर, जैसे आपने कहा कि नए फंड जनरली लॉन्च होते हैं तो उसका शायद एनएवी 10 होता है, बट सर मैं एज एन इन्वेस्टर कभी इवैल्यूएट करना चाहूँ कि मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना है, तो एक नए फंड को मैं कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ? दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि कोई पुराने एग्जिस्टिंग फंड है तो उसको कैसे इवैल्यूएट कर सकता हूँ? देखिए पुराना वाला और नए वाले के लिए प्रोसेस सेम ही रहता है। पुराने वाले में आप उसी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड दे सकते हैं, ओके। 10 साल, 5 साल, 20 साल, बहुत सारे फंड्स हमारे काफ़ी पुराने हैं। तो आप 20 इयर्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसमें आपको ये दिखेगा कि कितने सालों में आपने बेंचमार्क को बीट किया। दैट इज़ ओके। नंबर 1। ओके। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है कि ओके। आपने रोलिंग रिटर्न बेसिस पे या पॉइंट टू पॉइंट आपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं राइट। किया। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 हम देखते हैं कि बेंचमार्क को तो बीट किया बट वो फंड कितना वोलेटाइल था। तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, इस टाइप की जो रिस्क की जो मेजर्स हैं वो देखते हैं। ओके। तो दो ही चीज़ें देखनी होती है, एक तो आपने बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं कंसिस्टेंटली, दूसरा आपने उस बेंचमार्क को बीट करने के लिए कितना रिस्क लिया। करेक्ट। बिकॉज कोई फ्री लंच नहीं होता इक्विटी में। राइट। आप हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई रिटर्न आएगा। तो अगर आप कम रिस्क लेते हुए अगर आपने रिटर्न ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया तो आपकी जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जिसको बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा माना जाता है।
तो ये 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था उसका, या शार्प रेशियो क्या था। राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्वियसली लोअर दी बेटर, शार्प रेशियो हायर हायर दी सी। बेटर। सर जैसे आपने 3 टर्म्स यूज़ किए, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऑडियंस को तीनों टर्म्स का मतलब पता होगा। तो स्टार्टिंग विद रोलिंग रिटर्न्स। तो रोलिंग रिटर्न्स सर आपने जो टर्म यूज़ किया उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखिए, रोलिंग रिटर्न का मतलब ये होता है कि आजकल जैसे एसआईपी, सब लोग एसआईपी हुँ, करते हैं। तो एसआईपी में करने के लिए क्या है कि हर दिन अगर मैं 12 महीने पहले का एनएवी देखूं और आज का देखूं, आई सी इट एवरी डे, हुँ, तो आई गेट 250 डेटा पॉइंट, 360 डेटा पॉइंट्स। हुँ, सो उस 360 डेटा पॉइंट्स का एवरेज मैं निकालता हूँ 12 मंथ रिटर्न का। तो आज मैंने ओके, देखा, आज जैसे हम अगस्त में हैं, हुँ, पिछले अगस्त में जो एनएवी थी तो मुझे एक रिटर्न मिली। ओके, अब कल 20th अगस्त या 21st अगस्त होगी, तो पिछले साल के 21st अगस्त से देखूँ तो वो भी एक 12 मंथ रिटर्न मिलेगी। राइट, तो वो ऐसे मुझे 360 या डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, तो मैं 1 ईयर की रोलिंग रिटर्न्स निकाल के उसकी एवरेज लूँगा। राइट, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मल जो इन्वेस्टर है वो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं देखता है, वो हुँ, तो एसआईपी ही करता है। राइट, तो अगर मेरे को एसआईपी की अपने रिटर्न्स को असेसमेंट करनी है, हुँ, तो मुझे रोलिंग रिटर्न्स देखने में ज़्यादा बेटर है। फ़ायदा है। हाँ। ओके। और सर 2 चीज़ और आपने यूज़ की थी, एक स्टैंडर्ड डेविएशन था और एक शार्प रेशियो था। तो वी कैन करेक्ट, स्टार्ट विद स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट। फर्स्ट। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग एल्स बट, जैसा मैथ में पढ़ा होगा आपने, कि डेली रिटर्न्स को हम देखते हैं, हुँ, डेली रिटर्न्स, ओके, और उसकी वॉलेटिलिटी को देखते हैं, ओके, उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। अगर फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा, ओके, मतलब डेली बेसिस पे वो फ्लक्चुएट ज़्यादा हो रहा है। भले ही ओके, आपने बेंचमार्क को हैंडसमली बीट किया है, बट आपकी डेली लेवल पे आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी, तो हुँ, वो स्टैंडर्ड डिविएशन में कैप्चर हो जाती राइट, है। तो ये एक मेजर है हुँ, रिस्क का। दूसरा होता है शार्प रेशियो। राइट, शार्प रेशियो क्या होता है कि आपने उसका फॉर्मूला होता है कि न्यूमरेटर में आप रिटर्न्स माइनस द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट होता है आपका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, व्हिच हुँ, इज आज के दिन में 7%। हुँ, तो सपोज आपने रिटर्न कमाया 15% और आपकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड थी 7%, हुँ, तो न्यूमरेटर में तो 15 माइनस 7 8% 8 आ आ गया। गया, करेक्ट। और नीचे आपने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला हुँ, उसके डेली रिटर्न्स का, सपोज दैट वाज 4% और हुँ, हुँ, 5%। तो 8% डिवाइडेड बाय 5% गिव्स यू 1.6। 1.6 करेक्ट। तो शार्प रेशियो 1.6। हुँ, अगर शार्प रेशियो 1 के ऊपर है तो अच्छा है, अगर शार्प रेशियो 3 है तो बहुत ही अच्छा है, 1 के नीचे है तो उतना अच्छा नहीं है। तो ये एक काफ़ी पॉपुलर मेजर है हुँ, ऑफ रिस्क। तो ये 2-3 चीज़ें देखने से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग हाँ, जाएगा राइट। अबाउट द फंड। सर ये तो हो गया कोई एग्जिस्टिंग फंड जो कैसा आया है, उसका परफॉर्मेंस हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। कोई नया फंड जो लॉन्च हो रहा है, तो उसको कैसे हम मेजर करें? क्योंकि उसमें तो ये सारे डेटा शायद मिले ही नहीं हमको। सो नए फंड में 2 चीज़ें कर सकते हैं। हुँ, एक तो उसी फंड मैनेजर ने और किसी फंड्स को मैनेज किया होगा, हुँ, आइदर इन योर ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन राइट, में, तो आप ट्रैक कर सकते हैं। आजकल ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पब्लिकली ईजिली अवेलेबल होती है। राइट, तो अगर आप उसी फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस किसी और फंड में देखें तो आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। राइट, दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग इज़ कि कोई भी फंड हाउस जो होती है, जैसे हमारी फंड हाउस है टाटा एसेट मैनेजमेंट, हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल है। तो आप हमारे बाकी फंड्स, सिमिलर फंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंज्यूमर फंड को बैंकिंग से कंपेयर करें, वो नहीं कर सकते। हुँ, बट अगर आप लार्ज एंड मिड कैप को असेस करना चाहते हैं तो हमारे लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से कंपेयर करेंगे तो आपको फेयरली राइट, गुड आइडिया लग जाएगा, अगर फंड मैनेजर की हिस्ट्री नहीं मिल रही है तो। राइट, जहाँ तक मेरा मेरा ख्याल है, आपको फंड मैनेजर की हिस्ट्री काफ़ी इजीली अवेलेबल मिल जाती है, राइट, क्योंकि वो और एक दो फंड्स मैनेज कर रहा होगा तो उसका एक हिस्ट्री रहता है, ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। राइट, तो उसके बेसिस पे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ओके। एंड उसमें और कोई क्वांटिटेटिव नंबर नहीं होता है जो यही रिस्क। क्वांटिटेटिव नंबर आपको यही देखना है ओके, कि आपने बेंचमार्क को कितने से आउट परफॉर्म किया रोलिंग रिटर्न बेसिस हुँ, पे, हुँ, और आपकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन या शार्प रेशियो कितना थी। ओके, मोटा मोटी यही है। ओके, उसके बाद बहुत सारी लोग बहुत एनालिसिस करते हैं कि आपकी क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 रैंकिंग थी नहीं थी। ओके, बट एज एन इन्वेस्टर आपका बेसिक उद्देश्य क्या है? बेसिक उद्देश्य है कि मुझे बेंचमार्क को बीट करना है, और उसको बीट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। हुँ, कुछ रिस्क तो इक्विटी में हमेशा, बिना करेक्ट, रिस्क के तो कोई, राइट, जैसा मैंने बोला, फ्री लंच नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क वाले फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया। करेक्ट।
और सर जैसे फंड के बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आपने इक्विटी के बारे में काफ़ी अभी डिस्कस किया, वैसे क्या-क्या कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की और सबसे पॉपुलर कौन सी है इंडिया में? देखिए कैटेगरी में तो मार्केट कैप वाइज हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, ओके, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ये तीनों इक्विटी का पार्ट हो गया। ये इक्विटी का पार्ट हो गया। हाँ, फिर हाइब्रिड कैटेगरी होती है, ओके, जिसमें कि एक कैटेगरी होता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड, इसमें 70% इक्विटी रहेगा, 70-75% और ओके, बाकी डेट रहेगा। ओके, फिर एक होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, ओके। जो इसको हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हुँ, बोलते हैं। उसमें वैल्यूएशन को देखते हुए जो इक्विटी एलोकेशन अप एंड डाउन होती है। जैसे ओके, कोविड में जब करेक्शन हुई थी तो इक्विटी एलोकेशन 80% हो गई थी ओके। हमारे फंड, 75% हो गई थी, हुँ, सॉरी। और उसके बाद अभी जैसे वैल्यूएशन हाई है तो अभी 40% के आसपास राइट, है। तो वो डायनेमिक एडजस्टमेंट होता है इक्विटी एलोकेशन में, तो एक तरीके से एवरेज इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, राइट, बिकॉज उसको खुद वो एसेट राइट, एलोकेशन का डिसीजन लेना। तो एक ये कैटेगरी, उसी में मल्टी एसेट भी होता है जिसमें हम गोल्ड भी हो सकता है एलोकेशन। तो ये कैटेगरी हो गया। फिर ओके, थर्ड कैटेगरी होती है इक्विटी फंड्स में जो थीमेटिक हो गए, ओके, जैसे सेक्टर हो गए, जैसा ओके, मैं बोल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कंज्यूमर, बैंकिंग, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें आप उसी थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट, वो थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आता आते है, हैं। एंड स्मॉल कैप भी मैं थीमेटिक में बोल सकते हैं, या बिजनेस साइकिल को आप थीमेटिक में बोल सकते हैं। करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेट के भी अलग-अलग कुछ फंड्स होते होंगे, जो सिर्फ़ केवल डेट में करते होंगे? हाँ, डेट में भी सिमिलर कैटेगरीज हैं, ओके, मीडियम वो कैसे ड्यूरेशन। बन अच्छा, वो ड्यूरेशन के हिसाब से वो होता ड्यूरेशन के हिसाब से, है? ओके, मोस्टली ड्यूरेशन के हिसाब से। ओके और सर उसमें कितना जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक 28 ईयर ओल्ड वर्किंग प्रोफ़ेशनल हूँ, सो आइडियल सिनेरियो में कितना एलोकेशन मेरा इक्विटी की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, कितना डेट की तरफ होना चाहिए, कितना गोल्ड की तरफ होना चाहिए, अगर हम बात करें तो? सी 25 टू 30 इयर्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट 75-80% तो इक्विटी में हो सकता है। ओके, जनरल थंब रूल होती है कि 100 माइनस एज ओके, हाँ, कैन बी योर इक्विटी राइट, एलोकेशन, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। राइट, मेरे ख्याल से 80% तक आप रह हुँ, सकते हैं, और बट उस इक्विटी एलोकेशन में थोड़ा यू हैव टू बी प्रेजेंट इन ऑल कैटेगरीज, कि राइट, थोड़ा लार्ज कैप हो, थोड़ा बैलेंस एडवांटेज फंड राइट, हो। उस हिसाब से थोड़ा उस पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन राइट। काफ़ी हाई रख सकते और सर जैसे म्यूचुअल फंड का जब लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में तो कहते हैं कि 10-12 स्टॉक्स तो होने चाहिए ताकि अच्छा एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाए। तो वो चीज़ को ही लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट म्यूचुअल फंड्स में भी कर दिया है कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 10-12 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं। तो अगर हम 30-40 स्टॉक्स भी लें एक म्यूचुअल फंड में तो 300-400 स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में आ जाते हैं बेसिकली या ओवरलैप होते हैं। तो सर आइडियल नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एक पोर्टफोलियो में कितने होने चाहिए? और जो ओवरलैपिंग वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड्स में हैं। इंडिया के टॉप स्टॉक्स होते ही है, हम्म। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, उसमें एक सिंपल आपको ये सोच के रखना है कि देख, 4-5 बेसिक कैटेगरीज हैं हुँ, म्यूचुअल फंड की। हुँ, अगर मैं पैसिव को हटा दूं तो एक हो गया आपका बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड कैटेगरी, ओके, एक हो गया लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप, ओके, एक हो गया आपका स्मॉल कैप, और एक दो थीमेटिक फंड्स। राइट, पर थीमेटिक फंड्स में फ्लेवर ऑफ द ईयर होता है कि राइट, वो हर 2 साल में चेंज होते हैं। राइट, तो ये 5 कैटेगरी मोटा मोटी अगर मैं मान हुँ, लूँ, हर कैटेगरी में आपका एक एक तो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम दो या तीन। ओके, तो मैं बोलूँगा 8 से 10 इज इज वेरी गुड नंबर, अ वेरी गुड नंबर, करेक्ट, क्योंकि क्योंकि हर कैटेगरी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। राइट, ठीक है, तो आपको कैटेगरी में प्रेजेंस रखना है, और ये नहीं करना है कि उस कैटेगरी में आपने 3 या 4 या 5 फंड्स ले लिए तो फिर वो जो डुप्लीकेशन की जो बात कर रहे हैं, राइट, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उसमें आने लग हो जाती है, जाती है। हाँ। ठीक है। और सर म्यूचुअल फंड्स में जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस रेशियो के वे में दिखाए जाते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? कैसे हमें एज़ एन इन्वेस्टर उसको देखना चाहिए? और क्या एक नंबर को मैं देखूँ कि इसके बियॉन्ड अगर एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करूँ? सी एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो होता है कि जहाँ से हम अपनी एक्सपेंसेस मीट करते हैं, राइट, एएमसीज। एक्सपेंसेस दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो हमारा जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो राइट, कि छोटी छोटी जगह में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके लिए जो कमीशन होता है, हमारे खुद के जो एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, करेक्ट, रनिंग द फंड, हैविंग द राइट टैलेंट, राइट, उस टाइप के जो खर्चे हैं। हुँ,
उसके अलावा जो एक्सपेंस रेशियो जो सेबी ने रूल्स बनाई हैं, उसमें बियॉन्ड अ लिमिट यू कैन नॉट चार्ज ओके। एक्सपेंस रेशियो, एंड वो साइज डिपेंडेंट है कि जैसे जैसे फंड ग्रो होता है, वो स्कीम ग्रो होती है, एक्सपेंस रेशियो गिरते रहती है। ओके। तो ये रेगुलेशन से डिफाइंड है। ओके सर, वो नंबर्स हम कोट कर सकते हैं? जनरली आप देखेंगे कि वो मतलब टू 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 एंड 2.25 या 2.5% से शुरू होकर फिर वो नीचे की तरफ ओके। स्लाइड होता है। ओके। सो इसमें ऐसा है कि फिर दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जा रहे हैं तो ये रेगुलर रूट में ये रहेगा, हम्म। लेकिन अगर आप डायरेक्ट रूट में जा रहे हैं, हम्म। सपोज आपने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में या तो हमारे वेबसाइट में या कोई भी एग्रीगेटर के वेबसाइट में, हम्म। तो आपको जो है एक्सपेंस रेशियो वो डायरेक्ट वाला लगेगा। ओके। दैट विल बी एनीवेयर बिटवीन 0.5% टू 1%। ओके। बहुत मतलब ब्रॉड बोल रहा हूँ, किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी में इसमें ज़्यादा भी ज़्यादा। हो सकता है। तो वो आप उसमें कम से कम 1% के आसपास आप सेव कर राइट। लेंगे अगर आप डायरेक्ट रूट में जाएं, ओके। जो आप खुद से कर रहे हैं, जो हम्म। कि मोस्टली आजकल लोग करने लगे हैं राइट। काफ़ी हद तक। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा लगेगा, ब्रॉडली 1.25%, डिपेंड करता है। राइट। तो सर, बहुत पहले के टाइम पे, आज से 10 साल पहले डिस्ट्रीब्यूटर का राउट ज़्यादा यूज़ होता था, हम्म, और अभी डिस्ट्रीब्यूटर की जगह, जैसे आपने कहा, डायरेक्ट का राउट ज़्यादा हो गया। तो करेक्ट। इसका सर मेन रीज़न क्या है ये शिफ्ट का, कि लोग क्यों डिस्ट्रीब्यूटर की जगह डायरेक्टली करने लग गए? देखिए, अवेयरनेस, नॉलेज थोड़ा सोशल मीडिया से लोगों का तो बढ़ा ही है। हम्म। प्लस कोविड में जो 2 साल लोगों ने इस पे अपना ध्यान दिया, तो कोविड की वजह से भी लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी। अगर राइट। कोविड नहीं होता तो शायद इस हद तक इतना पॉपुलराइज नहीं होता। तो मेन तो यही दो कारण है, और आई थिंक ये ऐसे ही धीरे धीरे शायद इसका शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहे, बट ओवरऑल मार्केट अभी भी काफ़ी ग्रो हो रही है। राइट। तो आज जो इन्फ्लोज आते हैं वो काफ़ी मतलब छोटी छोटी जगहों से भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे फिर भी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का काफ़ी बड़ा रोल है। अ, जबकि अर्बन एरियाज में हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट रूट ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके। और सर, फ्लोज की बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एसआईपी फ्लोज हो गए, हमारे लमसम के फ्लोज हो गए, वो कंटिन्यूसली ऐसे ही इंक्रीज होते जाएंगे आने वाले टाइम देखिए, इसमें मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकता, में? लेकिन हाँ, पोटेंशियल की सेविंग्स इनटू कमिंग इनटू इक्विटीज ऐसे ही आते रहे तो पोटेंशियल तो है, राइट। लेकिन इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। राइट। बट अभी तो क्योंकि अब दो तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपकी इक्विटी की रिटर्न्स जो अभी पिछले 2-3 साल में आई हैं वो रिपीट तो नहीं होंगी उतनी उतनी हाई रिटर्न्स। लेकिन अगर स्टेबल रिटर्न्स भी आ जाएं तो मुझे लगता है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो सर, आपको इक्विटी के रिटर्न्स पे ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इन अगस्त 2024 ओवर वैल्यूएशन थोड़ा सा आ गया मार्केट में अक्रॉस कोई मार्केट कोई कुछ कैप्स? कुछ पॉकेट्स में तो आ गए हैं। ओके। जैसे लार्ज कैप अभी भी मुझे लगता है रिलेटिवली रीजनेबल ही है, ओके। लेकिन कुछ पॉकेट्स, कुछ सेक्टर्स में बहुत ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशंस हम्म। या बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बिल्डअप हो गई हैं। राइट। तो जब इक्विटीज़ में क्या होता है कि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई चले जाती हैं तभी डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बढ़ ज़्यादा जाते हैं। रहती हैं। सो वो हेल्दी नहीं है। हम्म। अभी फ़िलहाल मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम जैसे बबल टाइप की सिचुएशन है, लेकिन हाँ, एक्सपेंसिव तो हो गए हैं ओके। मार्केट। ऑलराइट। एंड सर, जैसे जब चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आपने कहा कि एक बबल जब क्रिएट हो जाता है तो एक नी जर्क करेक्शन आता है, एक साथ में चीज़ें बढ़ जाती है। हुँ। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर करेक्शन आता भी है, तो किस तरह का करेक्शन होता है? मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ करेक्शन जो हम देख सकते हैं? देखिए, हर करेक्शन डिफरेंट होता है। राइट। कोई करेक्शन सिमिलर नहीं है, और करेक्शन के कारण अभी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कुछ ओके। मेजर करेक्शन तो नहीं दिख रहा है हम्म। मुझे। माइनर माइनर करेक्शंस होते रहेंगे, मेजर करेक्शन के कारण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो कारण कभी बता के नहीं आता। करेक्ट। सो वर्ल्ड में अभी भी काफ़ी तरीके के रिस्क हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क, डॉलर का वीकनेस, रेट कट से क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये सब रिस्क जो हैं मार्केट में। लेकिन वो किस तरीके से निकल के आएंगे और किस दौरान आएंगे वो बोलना बहुत मुश्किल है। और सर, लेटली कुछ कुछ लोगों ने इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करना चाहा है, तो वो प्रोसेस कैसा रहता है म्यूचुअल फंड के थ्रू? सो हमारे कुछ फंड्स में इनेबल रहते हैं कि हम ओके। 10% या 20% इंटरनेशनल ओके। ऑफशोर स्टॉक्स में ले सकते हम्म। हैं।
तो वो एक वो ज़रिया है। दूसरा जो कि हमारा नहीं है बट हमारी कुछ कुछ फंड्स मैंने देखे हैं जो ईटीएफ्स या फंड ऑफ फंड हैं जो ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ओके, तो वो तो ज़रिया है ही। तो बेसिकली वो पूल ऑफ फंड कलेक्ट करते हैं और बाहर के कोई बाहर ईटीएफ के में ईटीएफ में इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट देते कर हैं, हाँ। देते हैं। करेक्ट। एंड सर, लास्टली आई आल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आपने इक्विटी बता दिया, तो अब इक्विटी में लार्ज कैप्स में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल होंगे, मिड कैप्स में बहुत सारे फंड्स अवेलेबल होंगे, स्मॉल कैप्स में बहुत सारे अवेलेबल होंगे। तो विद इन दैट मैं सही फंड कौन सा सिलेक्ट करूँ, क्योंकि इतने सारे एएमसीज हैं, उनके इतने सारे फंड्स हैं हुँ। और इतने सारे फंड मैनेजर्स उसको मैनेज कर रहे हैं। तो एकदम ऐप्ट तरीका मेरे लिए क्या होगा जो मैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, जिसको शायद इतना नॉलेज नहीं होगा इंटरनल चीज़ों का, बट फिर भी मैं खुद से स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकता सी फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको लास्ट 12 मंथ का रिटर्न देख के तो नहीं करना चाहिए हूँ। इन्वेस्ट, ओके। क्योंकि दैट इज़ वहीं पे आप गलत जाते। पहले आपको गलती अवॉइड करनी है। राइट। सी एक बार आपने गलतियाँ अवॉइड कर हम्म। ली तो फिर हाफ द बैटल इज़ वन। हम्म। तो आपको गलती अवॉइड करने का मैं तरीका बता सकता हूँ। हम्म। उसके बाद हम सोचते हैं कि ये हम करेक्ट। अच्छा राइट। अच्छा फंड कैसे लेंगे। तो गलती अवॉइड ये करना है कि आपको पिछले 1 साल का या 2 साल का देख के अरे कोई 60% रिटर्न दिख रहा है और कोई 40 दिख रहा है तो आपने आँख बंद करके 60 वाले में डाल दिया। दैट वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब वो अगर आपने सही पकड़ लिया या वो आपने सही से अप्लाई कर ली लॉजिक, तो देन यू लुक एट कि जो मैंने आपको बताया था कि वो फंड का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लॉन्ग टर्म में आपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं। आपको ये नहीं देखना है कि अच्छा वो अ, बाकी फंड्स को बीट कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है कंफर्टेबली और अपना शार्प रेशियो या स्टैंडर्ड डिविएशन कम रखा हुआ है उसने कंपेयर टू बाकी फंड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल में 7 साल में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी ही होनी होनी है। है। करेक्ट। तो साल ईयर टू ईयर देख के या लास्ट ईयर देख के अगर आप वो अवॉइड कर दें और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अप्लाई करें, तो आई थिंक मोटा मोटी 75% यू विल गेट इट राइट। राइट। उसमें भी चांस तो हमेशा रहता है कि राइट। आपका गलत जाए, लेकिन राइट। एटलीस्ट व्हाट यू डूइंग इज कि आपने बेसिक्स को जो आपने फॉलो किया। और अभी सर हम लोग सभी बजट देख रहे थे, तो बजट में टैक्सेशन पे काफ़ी बात हुई थी, स्पेशली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो सर म्यूचुअल फंड में स्पेशली गिवन आजकल ज़्यादातर लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्सेशन कैसे वर्क करते हैं? टैक्सेशन जो है इक्विटी टैक्सेशन इक्विटी फंड्स में होते हैं एज लॉन्ग एज कि उस फंड में 65% से ज़्यादा इक्विटी है। ओके। तो उसमें आपको जो इक्विटी की जो रूल्स है वही है 20% शॉर्ट टर्म, ओके। 12.5% लॉन्ग तो टर्म, जो आप जो भी हो अग्रेसिव गया हाइब्रिड कह रहे थे, हाइब्रिड या वो उसको उसमें इक्विटी की तरह ही वर्क करेगा? उसमें इक्विटी की तरह ही काम ओके। करेगा। इवन बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, काफ़ी मल्टी एसेट फंड जो है इक्विटी की जैसे ही काम करेंगे, क्योंकि उसमें भले ही मेरी इक्विटी एलोकेशन 40% है बट आर्बिट्राज यूज़ करके मैं हमेशा उसको 65% के ऊपर रखता हूँ। ओके। आर्बिट्राज सेगमेंट यूज़ करके, राइट। तो वो हमेशा 65% के ऊपर इक्विटी एलोकेट, तो उसमें भी इक्विटी टैक्सेशन। राइट। तो इसीलिए अगर आपको अपना डेट एलोकेशन बिल्ड करना है, सपोज आप अपने लिए सोच रहे हैं कि वो 20% जो डेट में रखना है, वो आप बैफ के जरिए कर सकते हैं, ओके। बैलेंस एडवांटेज फंड या राइट। मल्टी राइट। एसेट के जरिए आप वो आपका वो डेट एलोकेशन करेक्ट। आप अचीव कर सकते हैं और आपको इक्विटी टैक्सेशन ही लगेगा। करेक्ट। सर, और एक लास्ट चीज़ जो बहुत सारे आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि यंग इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाह रहे हैं, तो वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनको देना चाहेंगे कि उनको कैसे उनका प्रोसेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए एसआईपी तो एक बेसिक रूल है ही, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उसमें आप एक और लेयर कर सकते हैं कि मान मान लीजिए करेक्शन आती है तो आप वो एसआईपी का क्वांटम बढ़ा दीजिए। ओके। ये एक बेसिक जो है आप क्या बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकते करेक्ट। हैं उसमें, और वो काफ़ी हेल्प करता है। हम्म। और दूसरा ये कि जो थीमेटिक, जो आप अगर आप प्रोपोर्शन देख रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, आप कोशिश कीजिए कि अक्रॉस ऑल फंड्स आपकी कंट्रीब्यूशन लार्ज कैप में 40-50% रहे, ओके। बाकी मिड कैप में 25-30% और Correct. बाकी थीमेटिक और स्मॉल कैप मिला के बाकी 25-30%। ओके। अगर वो आपने मैनेज किया तो 5-7 ईयर व्यू से रिटर्न्स अच्छे अच्छे जनरेट। बनेंगे। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक म्यूचुअल फंड को लेके बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट्स है,
इस पॉडकास्ट के थ्रू वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। सो आपने अपना वक्त दिया और हमें समझाया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।